Hello guys and welcome back to this new year new video and मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं देसी पर्सपेक्टिव। सो आई होप आप सभी के न्यू ईयर गोल्स रेजोल्यूशंस सेट होंगे एंड मेरे तो हैं देखो, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मेरा तो गोल यही है कि मैं आपको कंसिस्टेंटली वीडियोस देता रहूँगा इस साल थ्रू आउट द ईयर विदाउट फेल। एंड आई होप ऐसे ही आपके भी गोल्स होंगे कि आप भी मेरे साथ कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेंगे एंड अपने रेजोल्यूशंस अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ओके, एंड आई थिंक मैं आपके गोल्स एंड रेजोल्यूशंस को अचीव करवाने में कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं एंड आई विल बी वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो ओके, एज यू नो, ये जो टॉपिक होने वाला है आज का हमारा, दिस इज ऑन बेसिकली जियोपॉलिटिक्स। एंड व्हाई जियोपॉलिटिक्स? बिकॉज अगर हम देखें पिछला साल 2025 का जो साल था, it was a very roller coaster ride for India, and not just India but all over the world. Why so? Because कुछ ऐसी कुछ ऐसे हमें इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे सिचुएशंस देखने को मिली हैं पूरे वर्ल्ड में, जो कि those were not casual, like those were not normal things. क्योंकि अगर हम बात करें इस टाइप की जो सिचुएशन, इस टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती थी, वो देखी जाती थी आपकी वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे और कोल्ड वॉर के टाइम पे, जो कि हमें पिछले साल देखने को मिली। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पलट गया, लाइक, और इंडिया का क्या इम्पैक्ट रहा, ट्रेड वॉर्स का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहा, और इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट रहा। ये हम इकोनॉमी वाला पोर्शन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट वी विल बी मेनली टॉकिंग अबाउट द जियो पॉलिटिक्स हेयर। ऑल्सो कैसे चाइना और यूएस के ट्रेड वॉर्स की वजह से इंडिया इम्पैक्ट हुआ। सी, we'll be not diving deeper into the economic aspect of this. We'll be just discovering the reasons for that, but economic वाला part एक अलग से आएगा वीडियो। ऑल्सो हमने देखा कि कैसे नेवर एंडिंग यूक्रेन और रशिया की नेवर एंडिंग वॉर की वजह से क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या इंडिया को थ्रेट्स, सैंक्शन, ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। ऑल्सो रशिया के साथ कैसे हमने अपने रिलेशंस को मेंटेन कर रखा है अब तक, राइट? और कैसे हमने अपनी ग्लोबल साउथ में अपने आप को एक अच्छा यू नो पार्टनर इस्टेब्लिश किया इंडिया ने। तो ये सारी चीज़ें देखने को अब हम देखेंगे, मतलब बेसिकली हमने पिछले साल देखने को मिली है हमें। एंड या हमारे नेबरहुड नेशंस जैसे कि हमारा बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये यहाँ पे भी हमें टेंशन देखने को मिली है। सबसे बड़ा पहलगाम अटैक, उसके बाद इंडिया इंडिया की एयर स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को अफेक्ट करती है। बांग्लादेश में शेख हसीना का यू नो जो भी चल रहा था, एंड उसके बाद नेपाल में अनस्टेबिलिटी, श्रीलंका में अनस्टेबिलिटी। सो ये सारी चीज़ें अब यू नो अफगानिस्तान जिसके इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन कितना क्रिटिसिज्म मिला उनको जब वो इंडिया आए और उन्होंने मतलब प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में से सारे फीमेल रिपोर्टर्स को जाने के लिए बोला। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम डिप्लोमेसी, foreign policy, geopolitics point of view. So let's get started without wasting further time. This is going to be an interesting video, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पूरा रिकैप मिलेगा कि क्या हुआ। अब इतना सब होने के बाद now India needs to revive, repair, rebuild and recalibrate its foreign policy, right? बिकॉज 2026 में इंडिया के पास, इंडिया को अगर सरवाइव करना है तो उससे बड़े चैलेंजेस भी आ सकते हैं। तो हाउ इंडिया कैन रिपेयर, रीबिल्ड एंड रिकैलिब्रेट फॉर 2026। ओके, सो गिविंग अ रिकैप फटाफट से, क्या हुआ? इंटेंसिफाइड ग्रेट पावर राइवलरीज। मैं बात कर रहा हूँ आपकी रशिया और चाइना एक ब्लॉक बन गया। कैसे एक रशिया चाइना एक ब्लॉक के रूप में सामने आया और वेस्ट को टक्कर देने के लिए, राइट? और ये कैसे इसको फ्यूल किया किसने? यूक्रेन की नेवर एंडिंग लॉन्ग वॉर ने, ठीक है। और कैसे डीप कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिले ब्रिक्स के ऊपर, जहाँ पे लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव फाइनेंशियल चैनल्स की भी बात करी कि डॉलर को कैसे बाईपास करके
they will create a BRICS currency. So that was also covered by me in my video short में. सो ओके, फिर हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक ट्रेड फ्रेगमेंटेशंस हुए, कैसे जब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ट्रेड वॉर छेड़ दी, सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट हुई, राइट. यूएस ने कैसे सारी कंट्रीज को धमकाया उनके मार्केट एक्सेस के लिए. जैसे आपने देखा होगा इंडिया को भी काफ़ी हद तक अपने घुटनों पे टिका दिया था यूएस ने, बिकॉज यूएस को इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस चाहिए था अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बेचने के लिए, विच इंडिया डिड नॉट गिव. बट इसी के साथ साथ कैसे हम ईयू की दोगलापंथी की बात करी थी मैंने एक वीडियो में, कैसे कि ईयू ने कैसे अपने कार्बन टैक्स लगाए. ईयू ने ये बोला कि इंडिया अगर हमारे यहाँ पे स्टील एक्सपोर्ट कर रहा है यूरोप में, तो दे हैव टू पे अ कार्बन टैक्स. व्हाट इज कार्बन टैक्स? कार्बन टैक्स इज बेसिकली, इसको सी बैम बोला जाता है. कार्बन टैक्स इज बेसिकली नथिंग बट व्हेन आपको कुछ प्रोड्यूस करने के लिए कितना कार्बन एमिट किया है कंट्री ने, तो उसका टैक्स ईयू लगा रहा है. सो दिस इज समथिंग जो सस्ते प्रोडक्ट्स को महंगा बनाने की एक स्ट्रैटेजी है, राइट. और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी. देन कम्स द सिग्निफिकेंट लीडरशिप चैलेंजेस कैसे डोनाल्ड ट्रम्प भाई साहब हम वापस से आए, और आते ही अपनी कंट्रोवर्सीज छेड़ दी. यूएस प्रेसिडेंसी इंट्रोड्यूस वॉलेटिलिटी, और फिर इसके बाद ट्रांजैक्शनल अप्रोच देखने को मिली, अलायंसेस देखने को मिले, और इसने पूरे फॉरेन पॉलिसी और जियोपॉलिटिक्स डायनामिक्स को, पार्टनरशिप्स को छेड़ के हिला के रख दिया, राइट. सो दिस इज समथिंग विच हैपेंड इन लास्ट ईयर. नॉट दिस, मतलब ये कंप्लीट नहीं है, बट या दिस इज द क्रक्स. अब इंडिया के पास एक कॉम्प्लेक्स वेब है अपनी रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने के लिए. ओके, यस. सो हाँ, या हेरा, मेरा पेन खो जाता है, सॉरी. ओके, सो द नेबरहुड में कौन सा आता है, जैसे कि पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, ओके, आपका नेपाल, राइट, श्रीलंका. ये सारे आपके नेबरहुड हो गए. ग्रेट पावर्स कौन से होते हैं? ग्रेट पावर इज यूएस, चाइना, फिर उसका रशिया, दिस इज ईयू. तो ये सारी ग्रेट पावर्स है. देन इंडिया को अपने ग्लोबल साउथ का वॉइस भी बनना है ना, एज अ बिग ब्रदर वाली फिगर यहाँ पे एमर्ज करनी है ग्लोबल साउथ में. जैसे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 में ऐड करना, ये सारी चीज़ें हमने 2024 में देखी थी. लेकिन क्या इंडिया अब इसको सस्टेन कर पा रहा है? वी विल अंडरस्टैंड दैट इन द लेटेस्ट स्टेज. ओके, अब हाँ, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इज अ कांस्टेंट बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन थ्री कंपीटिंग इम्पेरेटिव्स. मैंने बताया, द नेबरहुड, द ग्रेट पावर्स एंड द साउथ, द ग्लोबल साउथ. इसमें इंडिया को इनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके रखने का है, ठीक है. अपनी इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पे काम करना इन द सेंस इसको मेंटेन करके रखना है, मेंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट पाथ, ठीक है. इतने सारे प्रेशर होने के बावजूद और हार्डेंड जियोपॉलिटिक्स ब्लॉक्स होने के बाद बावजूद इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करना है. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द सेंस कि इंडिया यूएस के कहने पे नहीं चलेगा कि भाई हमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना है कि नहीं. ये इंडिया की ऑटोनॉमी है. इट्स इंडियाज इकोनॉमिक डिसीजन कि अगर मुझे डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल कहीं से मिल रहा है तो आई विल बाय फ्रॉम दैट कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट रिलेशन दैट कंट्री हैव विद यूएस, राइट. तो यूएस की प्रॉब्लम इज नॉट आवर प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. सो yeah, India have to maintain that going forward. Now comes the economic imperatives. Why? Because अब अगर इंडिया को आगे ग्रोथ लेनी है इकोनॉमिकली, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंडिया सिक्योर इट्स एनर्जी, टेक्नोलॉजी एंड इन्वेस्टमेंट while protecting domestic industries as well. So ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर सी यूएस ने हमारे साथ ट्रेड करनी है, यूएस ने बोला कि मैं आपको अपनी सारी टेक्नोलॉजी दूंगा, I'll give you the energy, but in return I want your access, I want the access to your agriculture sector, and that can be very disruptive for Indian economy and Indian small farmers. So इसको बचाने के लिए India should also protect its domestic industrial policies, right. But at the same time they need to ensure that there is a security for energy, technology and investment.
So this is the balance that India needs to create. Okay, this is called economic imperatives. Now we talk about values and credibility. इंडिया को अपनी democratic principles को uphold करके रखना है and international norms को while engaging with a diverse regime, right? अब इंडिया के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी, फर्टिनिटी एंड व्हाट नॉट, आप कॉन्स्टिट्यूशन वाली क्लास में पढ़ सकते हो ये चीज़। ये है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिया। बट एट द सेम टाइम्स कुछ कुछ कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप इंडिया के ऐसे हैं, जैसे कि अफगानिस्तान। अफगानिस्तान विमेन राइट्स नहीं देता, वहाँ पे वेमेन के पास कोई राइट्स नहीं है, पढ़ने लिखने का कुछ भी राइट्स नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट एट द सेम टाइम इंडिया is, support, not sub I will not call the world supporting, but India somehow have a good relationship with Afghanistan, but India does not recognize the Taliban regime in Afghanistan. It is a little bit situationship. It's little bit, I would say, complicated relationship. So we will understand that at the later stage also. So yeah. So अब immediate neighborhood is defined by political volatility and fraud elections. अब बांग्लादेश की बात करें, भाई बांग्लादेश में क्या हुआ ये सबको पता है। बांग्लादेश में आपकी शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, दबा के प्रोटेस्ट हुए। कॉन्स्पिरसीज हैं इस चीज़ को लेके कि ये तख्ता पलट था, है ना, वट एवर इट वॉज। बट शेख हसीना को वहाँ से भागना पड़ा एंड इंडिया ने उनकी मदद करी। इस वजह से जो इंटरिम गवर्नमेंट थी इंडिया से नाखुश है। ऑफ कोर्स वहाँ पे एंटी इंडिया स्टांस देखने को मिल रहा है एंड या सो, और वो ऐसा सोचते हैं बांग्लादेश वाले कि वी आर इंटरफेयरिंग, क्योंकि इंडिया हमेशा फ्री फेयर इंक्लूसिव पोल्स के लिए प्रीच करता है बांग्लादेश में। एंड ये जो है एज अ इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा है बाय द इंटरिम अथॉरिटीज़ जो वहाँ पे अभी हैं, इस्टेब्लिश हैं। और ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन से रिलेटेड, जो हमने देखा भूषण चार आइलैंड वाला जो इशू था, है ना। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे रोहिंग्यास का इशू जो हमें देखने को मिलता ही है। सो या दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन दिस। फिर उसके बाद यू नो इंडिया के अच्छे रिलेशंस थे अवामी लीग के पास साथ, लेकिन अब तख्ता पलट हो चुका है एंड नाउ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इज नॉट वेरी मच प्रो इंडिया। सो या दिस इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। अब नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में भी सेम कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। सो लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है सबसे ज़्यादा नेपाल में बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट, जेन जी प्रोटेस्ट, वी हर्ड अबाउट दैट। एंड फिर उसके बाद वी सॉ दैट कि कैसे चाइना इज़ बिल्डिंग एयरपोर्ट्स रोड्स नेपाल में, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया के लिए यहाँ पे चाइना का रोल यहाँ पे बढ़ रहा है और इंडिया का यहाँ पे कहीं ना कहीं रोल जो है डाउन साइज हो रहा है। एंड yep, so India needs to do a comeback. So yeah, this is it with regards to Nepal. Compete करना is important with China. Now पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का वी ऑल नो दैट 2019 से लेके अब तक, 2019 में लास्ट डायलॉग्स हुए थे बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इट्स बीन 2026 अभी तक कोई भी डायलॉग नहीं हुए हैं पाकिस्तान के साथ, विच इज़ अ कंसर्निंग थिंग। और जब दिस इज इट। और एलओसी के ऊपर सीज फायर अभी तक फ्रिजाइल है, कभी भी हो जाती है। आपने देखा ही है अभी ये पुलवामा अटैक के बाद, पुलवामा नहीं, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने बदला लिया था टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर फायर करके। एंड एलओसी पे सीज फायर ख़त्म हो गई, यहाँ पे छिड़ गई। तो दिस इज़ अ वेरी फ्रिजाइल सिचुएशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। या एंड कश्मीर पे हमेशा यहाँ पे देखने को मिलता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यहाँ पे पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड रहता ही रहता है। और या दिस इज़ इट।
इस पे तो क्या ही कमेंट करना है, इस पे तो सबको पता ही है, पीपल नो दैट। नाउ श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका का तो ऑलरेडी बेड़ा गर्क कर दिया था चाइना ने, बिकॉज ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव फुटप्रिंट्स, और इतना डेट में डाल दिया कि अब नाउ यू नो दे दे हैव बिकम अ पपेट ऑफ चाइना। सो क्या बोलें, और इसका हम्बनतोता पोर्ट भी पूरा कंट्रोल चाइना ही करता है। एंड इंडिया ने कोशिश करी है वहाँ पे डेट रिलीफ्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड देने की, लेकिन चाइना के आगे अभी भी ये सारे इनिशिएटिव बहुत छोटे पड़ जाते हैं। अफगानिस्तान की, वी टॉक्ड अबाउट अफगानिस्तान। सो या इंडिया सेंड्स वीट्स मेडिसिन्स फॉर अफगानिस्तान, लेकिन यहाँ पे भी यही है, स्ट्रैटेजिक एंगेजमेंट रहती है इंडिया की। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो, लेकिन ये है सिक्योरिटी थ्रेट, है डिमांडिंग क्रेडिबल गारंटी दैट अफगानिस्तान सॉइल। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसी एंटी ग्रुप्स, एंटी इंडिया ग्रुप्स की यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे एक्टिविटी ना हो हमारे खिलाफ अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान ऐसी चीज़ों को ना सपोर्ट करे। इस चीज़ में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग होती दिख रही हैं, बिकॉज अभी क्या कहते हैं, आए थे इंडिया में हमारे अफगानिस्तान के लीडर, तालिबान के लीडर्स, एंड या दे हैड अ diplomatic talks with our foreign ministers, right? So yeah, but लेकिन तालिबान का जो लिंक है और its several restrictions on women's right limit the scope of फॉर्मल टाइज, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैकलैशेस देखने को मिलते हैं इंटरनेशनली भी कि इंडिया ऐसी कंट्री को के साथ टाइज बना रहा है जो कि विमेन राइट्स नहीं देते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक हमें मतलब कहने का मतलब है, एक लिमिटेड हमारा स्कोप लिमिट हो जाता है फॉर्मल टाइज को इंक्रीज करने का अफगानिस्तान के साथ, राइट? हाँ, इंडिया का स्टांस रहा है कि रीओपनिंग टेक्निकल मिशन इन काबुल, एक्सपेंडिंग ह्यूमैनिटेरियन एड एंड एक्सप्लोरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट वी कैन गेट एक्सेस टू आवर मिडल ईस्ट थ्रू अफगानिस्तान। सो दिस इज द strategy that India plays. Yep. बट इंडिया कभी भी फॉर्मली डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज नहीं करता तालिबान रिजाइम को, दिस इज समथिंग वी नीड टू डू। सो एंगेजमेंट विदाउट रिकॉग्निशन, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन वी लव ईच अदर, एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशनशिप। या, सो दिस इज इट। चाइना के साथ अगर हम बात करें तो भाई एलएसी पे है हमारा बेड़ा गर्क, और कहीं न कहीं अगर हम देखें कि गलवान क्लैशेस अभी तक अनरिज़ॉल्व्ड हैं, और इसी के साथ हमारा इंडिया चाइना के ऐप्स तो बैन कर देते हैं जैसे टिकटॉक, लेकिन हम एट द सेम टाइम्स वी इम्पोर्ट देयर मिनरल्स, राइट? से ये आपका जैसे सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें तो इंडिया जो है, लिथियम बैटरीज, ये सारी इंडिया जो है चाइना से इंपोर्ट करता है। सो ये कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि एक तरफ आप उनकी टेक्नोलॉजी को बैन कर रहे हो, आप फिर उनसे मिनरल रिसोर्सेज जो है इंपोर्ट कर रहे हो, तो दिस इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट थिंग। शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए ऐसी चीज़ों को, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक स्पेस, आई वुड जस्ट से दैट। ओके। लिखा है कि हाँ, मिलिट्री एंड डिफेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंस करना, एक्सपैंडिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्हेंसिंग मिलिट्री रेडीनेस, ये तो चीज़ें हैं ही चाइना के केस में एलएसी पे। फिर वी हैव इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल में देखें तो एक्टिवली रिस्ट्रिक्टिंग चाइनीज टेक इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन क्रिटिकल सेक्टर्स, है ना? क्रिटिकल मिनरल्स तो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वी आर बैनिंग देयर टेक एंड एप्स, ठीक है? एंड डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिकली देखें तो स्ट्रेंथ हम कहीं ना कहीं पार्टनरशिप कर रहे हैं किन के साथ? यूएस के क्वाड के साथ, है ना? क्वाड क्या है? एक तरीके से काउंटरिंग चाइना इन इंडो पैसिफिक, यही है उसका ऑब्जेक्टिव। एंड यूरोप के साथ एज अ काउंटर बैलेंस हम कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेज, और yep, so this is the relationship between China and India. It is again bit of uh, complicated. So okay, लेकिन हम बात करें, अगर अगर हम बात करें
चाइना और सॉरी यूएस और रशिया की, और कैसे इंडिया इनके बीच में फंसा हुआ है, तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती हैं। ओके, यूएस की बात करें अंडर ट्रम्प ट्रम्प 2.0, एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ में हम अगर बात करें, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन ऑन डिफेंस, हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, राइट। इंडो पैसिफिक क्या है? क्वाड, क्वाड कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ों में हमारे स्ट्रेंथ्स हैं यूएस के साथ। लेकिन हम यहाँ पे रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं, या हो रहे हैं, या फिर रिस्की हैं। रिलेशनशिप विद रिन्यूड हार्ड बार्गेनिंग ऑन ट्रेड, ट्रेड में, है ना। अब चाइना, क्या कहते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जो है भाई साहब, वो तो नहीं देखता कि कौन डेवलपिंग है कौन डेवलप्ड है। ही डज नॉट रिस्पेक्ट एनी फॉरम, इंटरनेशनल ट्रेड फॉरम, डब्ल्यूटीओ वगैरह के, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता। ही कैन स्टेप आउट ऑफ एनी फॉरम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ही डज नॉट रिस्पेक्ट इवन यूएन एंड व्हाट नॉट। Okay, he just he's just trying to promote his you know election campaign, which is America first, right? So he's doing that at the best level, and there's no doubt, right? Security demands की बात करें, ट्रांजेक्शनल हो चुका है पूरा उसका यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलेशनशिप विद इंडिया। अनसर्टेनिटी इन टेक्नोलॉजी एंड इमिग्रेशन रिजाइम्स, एच वन बी वीज़ास पे हमने देखा था कि कैसे क्या हुआ, एंड अभी आपने देखा कि कैसे कंपनीज को पेनलाइज किया गया फॉर हायरिंग योर Indian or foreign employees, right? So yeah, it is a burden on companies, and this will definitely de क्या बोलें इसको, ये मतलब कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट करेगा कंपनीज को, एंड इन फ्यूचर दे विल नॉट प्रेफर एनी फॉरेन एम्प्लॉयज। एंड जब मैं बोलता हूँ फॉरेन, तो सिलिकॉन वैलीज में इंडियन इंजीनियर्स वगैरह सबसे ज़्यादा होते हैं, एंड दे विल गेट डी इंटेंस इन स्लिप ऑफ टंग, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। सो दे विल फेस द बैकलैशेस, राइट, डी इंसेंटिवाइज्ड। आई एम श्योर मैं सही बोल रहा हूँ, पता नहीं, मेरी एनर्जी काफ़ी लो है वीडियो बनाने के लिए। yep. So okay, so this is it, you getting it। and रशिया के साथ अगर हम देखें, तो रशिया के साथ वी हैव फॉलोइंग स्टांसेस कि हमें डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑयल मिलता है, कॉपरेशन हमारे कंटिन्यू हो रहे हैं, डिफेंस सप्लाईज मिलते हैं कंटिन्यूली, लेकिन हमें बैलेंस करना है। व्हाट बैलेंस करना है? इंटेंस वेस्टर्न प्रेशर, वेस्टर्न प्रेशर को बैलेंस करते हुए नेविगेट करना है। एंड ये जो यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसमें मतलब अगर सैंक्शन लग रहे हैं रशिया पे, और जो कंट्री रशिया से इंपोर्ट कर रही है, एंगेज कर रही है इकोनॉमिकली, उन पे भी ये सैंक्शन लगेंगे। तो वी हैव टू अवॉइड दीज, एंड दीज सो कॉल्ड sanctioned without condemning Moscow outright, ठीक है। तो this is it। ओके, नाउ अब बात करते हैं ग्लोबल साउथ की। सो ग्लोबल साउथ में ऐसा देखने को मिला है कि इंडिया ने काफ़ी कुछ किया है, कि कैसे अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबरशिप मिली G20 की 2024 में, जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी, राइट। 2023 में, सॉरी, नॉट 24। एंड प्रपोजिंग ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी, ठीक है। लॉन्चिंग G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, पर ग्लोबल साउथ के लिए ये सारी चीज़ें मेन थी। लेकिन अब क्या है, अब बात आती है कि इंडिया ने बोला था कि हम अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, जैसे कि यूपीआई हो गया आपका, ये सारी चीज़ें हम साउथ ग्लोबल साउथ में जो भी अफ्रीका की कंट्रीज, अफ्रीकन नेशंस हैं, उनको हम प्रोवाइड करेंगे। नाउ द इम्पोर्टेंट इज कि हम सिर्फ मतलब मतलब भाषण बाजी ना करें इन फॉरम्स में जाके, लेकिन एग्जीक्यूशन पे काम करें। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया राइट नाउ। एंड तभी हम एज अ एज अ लीडर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। भाषण देने वाला लीडर नहीं बनना है इंडिया को, एक एग्जाम्पल सेट करने वाला एग्जीक्यूटिव लीडर बनना है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस।
ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पार्टनर बनना है एंड ब्लॉस्टरिंग इट्स केस फॉर यूएन एंड ब्रिटेन वुड रिफॉर्म्स। और ये सारे केस हमें आगे यूएन में और ब्रिटेन वुड रिफॉर्म्स में, ब्रिटेन वुड में कौन से होते हैं, आईएमएफ, डब्ल्यूबी, वर्ल्ड बैंक, इन इनमें भी जो रिफॉर्म्स करें उसमें अपने केसेस हम इस्टेब्लिश करें और उनकी आवाज़ ग्लोबल साउथ की वॉइस बने इन सारे फॉरम्स में भी, जस्ट लाइक G20 करने के लिए। देन हम बात करें तो कैसे कॉपरेशन हम बना के रख सकते हैं यूएस के साथ, है ना, इशू बेस्ड कॉपरेशन विद यूएस, कभी ट्रेड पे, कभी टेक्नोलॉजी पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, इन पे, एंड वी कैन कॉन्स्टेंटली engage with them in through different modes like economic cooperation, military cooperation, geopolitics cooperation and what not. और फिर उसके बाद हमें कैसे कैसे चाइना के रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हमें सेमीकंडक्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए इंडिया में, सो दैट हम यहाँ पे अपनी एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें, एंड हम engage तो करें चाइना के साथ बट विदाउट डिपेंडेंसी। दिस इज इट। ओके, and then comes the third point, which is your alternative routes, like India, just China ka belt and road initiative hai, so how we India can can leverage the projects like इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, कैसे इसको वी कैन यूज फॉर काउंटरिंग द थ्रेट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो दिस इज मेन पॉइंट। और कैसे G20 और ब्रिक्स में इंडिया कैन मूव बियॉन्ड रेट्रोइक एंड लीड अस सब्सटैंटिव इश्यूज फॉर ग्लोबल साउथ। ब्रिक्स और G20 में इंडिया कैन बिकम अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, and not just by giving speech, but with a concrete framework or finance, climate finance, debt relief and widespread adoption of digital public infrastructure जैसे कि यूपीआई, इन सारी चीज़ों के थ्रू इंडिया कैन बिकम अ वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ। सो या दिस, सो यस, यही बोलूँगा लास्ट में कि भाई जो 2026 होने वाला है इंडिया के लिए, दिस इज गोइंग टू बी अ ईयर ऑफ स्ट्रैटेजिक रिपेयर एंड रिकैलिब्रेशन। ठीक है, एज वी डिस्कस्ड। ठीक है, ये पूरा लेक्चर इसी के ऊपर था कि कैसे इंडिया कैन रिपेयर what have been damaged already. So yeah, अब इंडिया के लिए मतलब 2025 था, इट्स नॉट अ टेम्परेरी डिसरप्ट, ये कोई टेम्परेरी इशू नहीं है कि भाई अगले साल ठीक हो जाएगा या इसको ठीक करा जा सकता है, इट्स अ परमानेंट डैमेज। एंड अब अ, ये एक मतलब सेट कर दे रहा है, एक एमर्ज कर रहा है एक नया ग्लोबल टपोग्राफी। ठीक है, इन दिस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, एंड अब चैलेंज इंडिया के लिए ये है कि कैसे एक ऐसा पाथ फाइंड किया जाए which does not take us to the old back old world, back to the old world, but you know find a new course, एक नया रास्ता ढूंढना for to survive in this new landscape, and this is what is required right now. And बात करें, इंडिया को बैलेंस करने की ज़रूरत है, बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है, कंपीटिंग इंटरेस्ट विदाउट बीइंग पैरालाइज बाय देम। ठीक है, उनके साथ compete करना है, उनसे हमें डरना नहीं है, या फिर उन पावर्स की वजह से हमने अपनी गोल्स को अचीव करने से नहीं रुकना है, राइट, बिल्ड करना है, राइट। वेयर इज माय पेन अगेन, कैन यू गाइस सी माय पेन, ये रहा मेरा पेन, ओके। बिल्ड करना है इकोनॉमिक मिलिट्री रेजिलियंस टू प्रिजर्व ऑटोनॉमी, राइट, इकोनॉमिक रेजिलियंस, इकोनॉमिक मिलिट्री रेजिलियंस, जो हमने देखा पहलगाम अटैक के बाद, ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली बिल्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी को बचाने के लिए। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइज में क्या है, रिलेशनशिप टू विदस्टैंड पॉलिटिकल शॉक, ऐसे इंस्टीट्यूशंस के साथ अपने रिलेशन बिल्ड करने हैं जो कि हमें कुछ भी, कोई भी तरीके के पॉलिटिकल शॉक्स को एब्जॉर्व करने की पावर दे। सो हैविंग सेड दैट, ending with a very nice quote that India's foreign policy is no longer about ideals or alliance, मतलब कि नेहरूवियन एरा में हमने जैसे देखा था पंचशील प्रिंसिपल्स और ये प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल, है ना। अब इंडिया डज नॉट नीड, डज नो लॉन्गर नीड दीज आइडियल्स और अलायंसेस। ठीक है,
but about its foreign policy now is more about surviving systematic instability without losing autonomy. So this is a very deep thought. Give this quote a very deep thought, and let me know your views in the comment section. And if you like this video, if you like my videos, then please subscribe to my channel and share this video more with your intellectual friends, those who want to get updated and stay aware. Thank you so much. Happy New Year, and I'll see you in my next video, which will be about economics, and it will be about 2025 की कैसे इंडिया की economic growth trajectory देखने को मिली है. Till then, keep studying and stay tuned. Thank you so much. Bye bye.